हेलो स्टूडेंट्स, तो ये दूसरी क्लास है आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन के बारे में, आज पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो एक केमिकल इक्वेशन पढ़ाने से पहले एक टॉपिक बताना चाहूँगा, एटम काउंट। एटम काउंट किसे कहते हैं? देखो इधर एटम काउंट करने का मतलब ये हुआ है कि जब भी आप अपने नोटबुक में या फिर क्वेश्चन पेपर में या फिर कहीं भी किसी भी किताब में कोई केमिकल फार्मूला लिखा हुआ देखें ना, तो आप बता सकें कि उसमें कितने तरह के एटम्स हैं और कितनी संख्या में है। मतलब कि अगर 4 तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना और फास्फोरस कितना है। ठीक है, ये तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मतलब आपको पता भी होगा, लेकिन क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन में ये चीज़ बड़ी काम आती है, तो इसको कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्लियर कर लिया जाए थोड़ा सा। एटम काउंट सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान इधर एटम काउंट का फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू मॉलिक्यूलैरिटी। एटॉमिसिटी इंटू मॉलिक्यूलरिटी। तो 2 टर्म नए नए आ गए हैं, उनमें मैं मतलब बता दूं, एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी कहते किसे हैं। सिर्फ आपको आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है और जो आंसर होगा वो एटम काउंट होगा। आप बता सकते हैं कि हाँ नंबर ऑफ एटम कितना है, ठीक है ना। तो अगर किसी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है ना नीचे, इसे एटॉमिसिटी कहते हैं, एटॉमिसिटी। और कोई नंबर यहाँ पर मान लो लिखा होता है, स्मॉल कैपिटल एम हो गया, ये नंबर है, ठीक है, नंबर, तो हम इसे मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये नीचे ऊपर का मतलब क्या मतलब है? जैसे मान लो कंप्यूटर आप चला रहे हो, कंप्यूटर, उसमें आपको ये लिखना हो H2SO4, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली MS वर्ड खोलोगे, MS वर्ड खोलने के बाद आप H प्रेस करोगे, आप 2 प्रेस करोगे, आप S प्रेस करोगे, आप O प्रेस करोगे, आप 4 प्रेस करोगे, ठीक है। हमें लिखना था ऐसे, लेकिन लिखा गया ऐसे। अब क्या करेंगे? इस 2 और इस 4 को तो हमें नीचे लाना है ना, मतलब छोटे साइज़ का नीचे हो जाएगा। फॉन्ट वो छोटा करने से नहीं होता है ये। हम इसे क्या करेंगे ना, ऐसे टर्म्स को जब किसी, जब मान लीजिए इंग्लिश का कोई लेटर वगैरह लिखा हो, उसके बाद या फिर किसी भी मतलब चाहे अल्फ़ाबेट्स हो गए चाहे नंबर, उनको नीचे अगर मतलब लिखना हो छोटे साइज़ का, तो इस मतलब इस तरह के नंबर्स को ना ये कहते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है। मतलब ये सब स्क्रिप्ट कहते हैं इसको, सब स्क्रिप्ट, SCRIPT। और इसी का अपोजिट होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा x², तो ये जो नंबर जो ऊपर होते हैं ना, इन्हें सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। तो आई होप कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, तो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको उन्हें नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। देखो 2 नई चीज़ें मैंने बताया, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी ये भी आपको बता दूंगा कि आप कंप्यूटर में मतलब लिखते समय कैसे किसी नंबर को सुपर स्क्रिप्ट करते हैं और कैसे किसी नंबर को सब स्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो जब कंप्यूटर में आपको ऐसे लिखना हो ना, पहले आप सिंपली ऐसे लिखोगे H2SO4, उसके बाद 2 को सेलेक्ट कर लोगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? आपको ऐसे लिखना है। सुपर स्क्रिप्ट का काम नहीं है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सिर्फ सब स्क्रिप्ट का काम है, ठीक है, सब स्क्रिप्ट इसका काम है सिर्फ। तो केमिस्ट्री में जब आपको कंप्यूटर के ऊपर को लिखना हो H2SO4, तो 2 को आप सेलेक्ट करके क्या करोगे? कंट्रोल दबाओगे, प्लस ये प्लस वाला सिंबल दबा दोगे एक साथ, दोनों को एक साथ, मतलब पहले कंट्रोल दबाने के बाद प्लस का सिंबल, तो जो 2 है ना वो छोटा होकर के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और इसी तरह से 4 को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ये प्लस वाला सिंबल बना दोगे, प्लस वाला, तो वो तुरंत भी 4 भी छोटा होकर के नीचे आ जाएगा। चलो सुपर स्क्रिप्ट का भी बता दे रहे हैं, शॉर्टकट SUPER, सुपर, SCRIPT। इसमें इसका सिंबल क्या होता है ना, कि आप कंट्रोल दबा करके प्लस शिफ्ट दबाओगे और प्लस ये प्लस वाला सिंबल, तो जो मतलब नंबर होगा वो तुरंत छोटा होकर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। मैं सिर्फ इसलिए बताया था कि आप थोड़ा अच्छे से समझ जाओ कि व्हाट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट और व्हाट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। तो एटॉमिसिटी जो होती है ना, एटॉमिसिटी वो केमिस्ट्री में सब स्क्रिप्ट को ही कहते हैं, ठीक है ना। सब स्क्रिप्टेड फॉर्म में जो भी नंबर सब स्क्रिप्टेड होंगे, यानी कि सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखे होंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें एटॉमिसिटी कहेंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी के जो जनरल टर्म है वो है कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो सकती है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखा हुआ है 2y + 3x = 7z, ठीक है ना। तो इसमें लोग कहते हैं ना, जब आप वो पढ़ते हो मतलब मैथमेटिक्स की, y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले जो नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, सिमिलर साइज़ में, तो हम उसे कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। यानी कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एटॉमिसिटी क्या होती है? वो होता है सब स्क्रिप्टेड नंबर्स, सब स्क्रिप्टेड नंबर, और मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो कोएफिशिएंट। उसको भी आप कहीं पर मतलब लिख सकते हैं कि एटॉमिसिटी इज द सब स्क्रिप्टेड नंबर प्रेजेंट इन अ केमिकल फार्मूला, और कोएफिशिएंट इज द मॉलिक्यूलरिटी इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए केमिकल फार्मूला।
जैसे मान लो कि यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1, इसकी मॉलिक्युलरिटी से 1 है, लेकिन हम यहाँ पर कभी 5 लिख सकते हैं ना, कभी 7 लिख सकते हैं, कभी 3 लिख सकते हैं, जो भी नंबर लिख दें वो उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। और ये 2 क्या है, ये एटॉमिसिटी है। किसकी एटॉमिसिटी है? एटॉमिसिटी उसकी है कि जिसके बाद ये लिखा हुआ है। जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन के बाद में लिखा हुआ है तो वो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी होगी। 4 ऑक्सीजन के बाद में लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 होगी। ऑक्सीजन की और सल्फर की एटॉमिसिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि 1 होगी। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम वहाँ पर 1 कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ पर हम यूनिट कंसीडर कर लेंगे। तो एटॉमिसिटी जो होती है ना वो एटम्स की होती है, मॉलिक्युलरिटी मॉलिक्यूल की होगी। तो मॉलिक्युलरिटी कहाँ पर होती है? ये पूरा H2SO4 का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो इस मॉलिक्यूल की मॉलिक्युलरिटी होगी, यानी कि 5 टाइम में का सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था एटॉमिसिटी और मॉलिक्युलरिटी का। हाँ, आप शायद समझ गए होंगे इसे, मैं इसे एड्रेस कर दे रहा हूँ। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो भैया सबसे अच्छा एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मतलब केमिकल फार्मूले का केमिस्ट्री में वाटर का है। ठीक है, फार्मूला H2O। अब इसमें सबसे पहले मैं क्वालिटी बताना है। क्वालिटी का मतलब कि कितने अलग अलग तरह के एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो पहला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के जब आगे बढ़ोगे तो दूसरा एटम ऑक्सीजन। तो दो क्वालिटी अगर की बात अगर हम करें तो इट कंटेन्स 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, और जिनका सिंबल हमने यहाँ पर लिख दिया, सिंबल। ठीक है ना, सिंबल हमने लिख दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद कुछ है ही नहीं। चलिए अब एटॉमिसिटी की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2, यानी कि हाइड्रोजन का जो नंबर है हाइड्रोजन एटम्स का वो 2 होगा। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 होगा। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो 3 होंगे वाटर के मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर हम यहीं पर 5 लगा देते हैं तो यहाँ पर 5 लगाने का मतलब ये हो गया कि H2O 5 टाइम्स है, H2O और H2O। तो कितने तरह के एलिमेंट्स हैं? 2 ही तरह के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 तो 10 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 1 + 2 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 5। तो टोटल कितने हो गए? 15 एटम्स हो गए, जिसमें से 10 हाइड्रोजन के हैं और 5 ऑक्सीजन के। तो ये कुछ काउंटिंग होती है। अगर हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं तो उसी तरह से 3 लिख देंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना करने का। रिपीटिव एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई ही कर दें, क्यों हम इसको मतलब रिपीट करें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो आप सिंपली हाइड्रोजन का लिखते समय 2 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये ऑलरेडी 10 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर 1 का 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये ऑलरेडी 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 15 हो गया यहाँ भी। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। जैसे मान लो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3। देखो इसको आप लिख लें कॉपी के ऊपर कि हाँ अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, क्योंकि जब लिखेंगे तभी मतलब लाइब्रेरी आपकी एनरिच होगी ना, और अच्छी केमिस्ट्री आप मतलब सीखेंगे। तो देखें क्या NH3, इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? 1 है, सॉरी नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 1 है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 3 है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 अमोनिया की बात हो रही है। तो 1 अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए? 4। टोटल 4 एटम्स हैं। आउट ऑफ दीज 4 एटम्स 1 एटम इज ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स इज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो ये टोटल नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल की बात होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिख दें, हमने लिख दिया यहाँ पर 6, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की जो एटॉमिसिटी है उसकी मॉलिक्युलरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 × 6 = 6। और हाइड्रोजन की जो एटॉमिसिटी है 3 है, तो 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, × 6 = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। तो 18 और 6 कितना हो गया? 24। तो 24 एटम्स होंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के, यानी कि अमोनिया का अगर 6 मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए तो उसमें टोटल 24 एटम्स होंगे। और इन 24 एटम्स में 6 एटम नाइट्रोजन के होंगे और 18 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए आपका, कि आप बता सको कि जितना भी मॉलिक्यूल आपको जिस भी स्पीसीज़ का दिया जाए तो आप बता सको कि कौन कौन से एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं, और टोटल उस मॉलिक्यूल में सबको जोड़ करके आप ये भी बता सकते हो कि टोटल कितने एटम्स होंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे 2-3 एग्जाम्पल और बता दें। अभी हम क्या सीख रहे हैं? हम सिर्फ एटम को काउंट करना सीख रहे हैं बस। जैसे मान लो वो H2SO4, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, 4 ही हैं। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, सल्फ़र की एटॉमिसिटी 1 है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है। तो टोटल कितने एटम्स हो गए इसमें? 2 और 1 3, और ठीक है 2 और 1 3 और 4 3 7 एटम्स हैं इसमें। ठीक है ना। 4 1 5 6 7 4 1 5 6 7 H2SO4। ठीक है, 2 1 3 4 3 7, हाँ ठीक है 7 एटम्स हैं इसमें H2SO4 में। टोटल 7 एटम्स है। तो इन 7 में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन का है। ये 7 एटम्स मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल बनाता है। 1 मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर ये उसकी एटॉमिसिटी 1 है। लेकिन अगर यहीं पर हम कोई नंबर लिख दें, सपोज दैट 3,
अब हमारे पास 3:4 मॉलिक्यूल हो गए, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, 3:4 गए। तो एक मॉलिक्यूल में 7 एटम, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि 21 एटम्स हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि वो 21 एटम्स हो जाएंगे। अब कैसे 21 हो रहे हैं देखिए इधर, तो 2 3 6 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और सल्फर का 1 है, 1 3 3 हो जाएगा सल्फर के लिए। ऑक्सीजन का 4 है तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 3 15 और 6 21 हो गए यहाँ पे। तो ये टोटल नंबर ऑफ मतलब काउंटिंग है। एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल मतलब बता दे रहा हूँ जो मॉलिक्युलरिटी का है, कभी कभी ब्रैकेट्स में लिख देता है। फॉर एग्जांपल K3 या फिर एल्यूमिनियम को अगर हम लाएँ Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको देखिए। अच्छा नाम है इसका एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, आप इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब ब्रैकेट में कोई चीज़ दिया होता है ना, ब्रैकेट में आता है, थोड़ा सा वहाँ पर और मतलब ध्यान देने की जरूरत होती है कि ब्रैकेट में जो मोइटी होती है ना वो उतना टाइम होती है। तो हम इसको चाहें तो ओपन करके भी लिख लें कि Al2 हो गया और एक SO4, एक SO4 और एक SO4। मतलब कि यहाँ पर हम 3 अगर लिखते हैं ना तो ये वो Al के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन हमें Al के ऊपर अप्लाई नहीं करना था, हमें खाली SO के ऊपर अप्लाई करना था, SO4 के ऊपर। तो इसीलिए हमने SO4 को ब्रैकेट में रख करके बाहर 3 लिख दिया। मतलब जो काम यहाँ पे होता है वही चीज़ यहाँ भी होगा, लेकिन ये क्या है कि स्पेसिफिक मतलब मोइटीज़ को मतलब के नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो इस नंबर के आगे जितने भी एटम्स हैं वो सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने सिर्फ सल्फेट को ही 3 बार लिखा है, ठीक है ना। अब इसका अगर हमें देखना हो तो कितने तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें, तो एल्यूमिनियम है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आएंगे तो सल्फर होगा, और सल्फर के बाद जाएंगे तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद कुछ है ही नहीं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना दिख रहा है? 2 है। सल्फर यहाँ कितना दिख रहा है? 1 है। तो इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 3 3 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे लिख देना था क्या ज़्यादा समझ में आए, 1 × 3। और ऑक्सीजन में 4 है यहाँ पे, तो 4 में इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन O4 तो 4 4 8 और 4 12, तो 4 3 12 हो जाएगा। मतलब ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 12। तो 2 3 और 12 कितने हो गए? 12 3 15 और 2 17 आइटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी हम ऐसे मतलब काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 हो रहा है, और यहाँ पर SO4 में अगर देखें तो 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का, 4 और 1 5 हो गया, और यही 5 ब्रैकेट में करके 3 है तो 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ब्रैकेट वाला एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दें कैसे इसको कैलकुलेट मतलब करना है। ध्यान रखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। Mg है, Mg के बाद आओगे तो फास्फोरस पड़ रहा है, फास्फोरस के बाद आएंगे तो ऑक्सीजन पड़ रहा है, ऑक्सीजन के बाद कुछ भी नहीं है। अब चलें, ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में है, ठीक है ना। तो इनको हमें थोड़ा सा जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। और मैग्नीशियम ब्रैकेट में नहीं है तो उसकी जो एटॉमिसिटी होगी भाई उसका नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी 3 थी, उसका 3 हो गया। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर 2 लगाए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रैकेट में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल। अब यहाँ से 2 हटा दो, जो हमने यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई कर ही दिया है। तो टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5, 8 5 13, टोटल हो गए 13 एटम्स। अच्छा, अब अगर हम यहीं पर 2 लिख दें, तो अगर हमने 2 लिख दिया है तो इस 2 की वजह से 13 का भी जस्ट डबल हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 एटम्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 3 6 हो जाएगी। यहाँ पर फास्फोरस अभी कितना है? मान लो यहाँ पर हम एक फ्रेश ले रहे हैं, 2Mg3PO4 का होल ट्वाइस। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि इसमें फास्फोरस के एटम्स की संख्या बताओ, एटम्स ऑफ फास्फोरस कितने हैं, ठीक है ना, एटम्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस की एटॉमिसिटी पहले आप देखेंगे तो वो 1 है, ठीक। अब इस 1 में देखिए ब्रैकेट में है कि नहीं, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के नंबर से इस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 2 2 हो गया। अब उसके बाद ये जो 2 आंसर आया आपका, इसका आपको पता चल गया कि इस ब्रैकेट में टोटल फास्फोरस एटम्स कितने हैं, तो 2 हैं। अब इस 2 में इसके मॉलिक्युलरिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो 2 2 4 हो जाएगा। फास्फोरस के इसमें 4 एटम्स होंगे, 4 एटम्स, ठीक है ना। अब इसी तरह से ऑक्सीजन का अगर देखें इसमें, तो पहले तो इस 2 को हम पहले कंसीडर नहीं करें, पहले हम सिर्फ एटॉमिसिटी देखते हैं। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4, और क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का मतलब ये ना हुआ कि PO4 2 टाइम्स है, PO4, तो 4 यहाँ 8 हो गया, या फिर 4 को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रिपीटिव एडिशन ही तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है।
तो यहाँ 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और फिर ये जो 8 आया है, ये 8 इस 8 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एटॉमिसिटी इंटू मॉलिक्यूलरिटी इज कॉल्ड नंबर ऑफ एटम्स, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16 इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका नाम है मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये भी आप कहीं लिखने मैग्नीशियम फॉस्फेट का फार्मूला Mg3PO4, और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मतलब एटम्स को आप काउंट करें। और आप इसकी एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक नोट मतलब एक बुक ले लें, कोई भी बुक, उसमें कहीं भी देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब मिल जाएंगे, और फिर उनमें आप डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना सीख लें, ठीक है ना। इतना ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वे में भी काउंट कर सकते हो। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम देते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड ACETIC एसिटिक एसिड, फार्मूला होता है इसका CH3COOH। इसको सबसे पहले जानते हैं किसने बनाया था? वोलर ने। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड सिंथेसाइज कंपाउंड्स है। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, उसको वो यूरिया था, यूरिया, ठीक है, उसको वोलर ने बनाया था। और इसको एसिटिक एसिड को किसने बनाया था? नाम भूल रहा हूँ मैं, कोल्बे थे क्या, शायद कोल्बे शायद थे। पहला तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था वो यूरिया था, और जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था वो एसिटिक एसिड था, ठीक है ना। ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, मतलब आपके कोर्स में एक चैप्टर है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वो जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि यूरिया जो था वो सेकंड सिंथेसाइज्ड कंपाउंड था इन द लेबोरेटरी। तो इसमें देखिए एलिमेंट्स को हमें बताना है। सबसे पहले कौन है? कार्बन। कार्बन के आगे कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आगे कौन है? फिर से कार्बन। तो कार्बन को दोबारा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वालिटी बता रहे हैं ना कितने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। फिर इस कार्बन के बाद कौन है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख देंगे। इस ऑक्सीजन के बाद कौन है? फिर से ऑक्सीजन, तो दोबारा ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ टाइप बता रहे हैं कितने तरह का है। फिर क्या है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, 3 ही तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें। अब चलिए काउंट करते हैं। कार्बन की एटॉमिसिटी 1, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 3, कार्बन की एटॉमिसिटी फिर से 1, तो उसको कार्बन वाले ही में ही जोड़ देंगे। फिर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1, और फिर से ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी फिर से ऑक्सीजन ही है, तो इसलिए ऑक्सीजन वाले में ही जोड़ देंगे। और फिर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी फिर से 1 आ गई, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, और ये 2 हो गया। टोटल 8 एटम्स हैं एसिटिक एसिड में। आप ऐसे भी काउंट करते देखो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कि वो 1 है, तो 1 और 3 4, 4 1 5 6 7 और 8, टोटल 8 एटम्स होंगे ना एसिटिक एसिड में। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि मतलब नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे काउंट करोगे किसी भी फार्मूले में, तभी हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब चलें एक एक लाइन की डेफिनेशन उसको लिख लो, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? मैं बोल रहा हूँ आप लिख लें, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। हेडिंग रहेगी आपकी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको लिखें, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ molecular formulas of reactants and products is called chemical equation। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, the way of presenting a chemical reaction in the form of molecular formulas of the reactants and the products is called chemical equation। अच्छा, अब ये केमिकल इक्वेशन 2 तरह का होता है, बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं एक ही लाइन में आपको बता दूँ, जैसे वो जिंक, Zn, या फिर वो ले लीजिए क्या नाम है, H2SO4 प्लस Zn, ठीक है, एरो करके ZnSO4 प्लस H2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सिर्फ एक ही साइड को आपको देखना है, जब आपको ये पता करना हो कि कोई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो सिर्फ आप या तो रिएक्टेंट देखिए या तो प्रोडक्ट, तो मतलब रिएक्टेंट को ही आप सिर्फ देख लें। कितने तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद सल्फर है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन है, और फिर ये पहले टर्म में हो गए, दूसरे टर्म में जिंक है। तो 4 अलग अलग तरह के एटम्स हैं इसमें, ठीक है ना, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और जिंक। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें? 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है? वो 1 है। फिर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। और जिंक की संख्या कितनी है? 1 है। इसके आगे एटॉमिसिटी उसकी 1 होगी। अब ये हो गया रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट के साइड REACTANTS, यानी कि एरो के जो पहले होते हैं रिएक्टेंट। अब यही चीज़ हम प्रोडक्ट्स में अगर काउंट कर लें, हाइड्रोजन, यही 4 एलिमेंट्स होंगे, वहाँ भी एलिमेंट्स तो नहीं बदलेंगे ना, ऑक्सीजन, जिंक, खाली संख्या बदलेगी। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है 2। सल्फर की संख्या यहाँ पर 1, ऑक्सीजन की संख्या 4 और जिंक की संख्या 1। देखो क्या बैलेंस है, 2 यहाँ 2 यहाँ भी। ये कहाँ पर है? प्रोडक्ट में।
2 यहाँ 1 1 4 4 1 1, यानी कि सब बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होगा ये बैलेंस होगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक नॉन बैलेंस के बता दें, जब एटम की संख्या बराबर नहीं होगी तो वो नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 एरो HCl। यहाँ हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन और Cl 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन कितना है वो भी 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है वो भी 1। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है ना, तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगा वो एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। आपको ऐसे कुछ रिएक्शन दे सकता है, आप पूछेगा कि कौन सा बैलेंस और कौन सा बैलेंस नहीं है, तो 2 आप हेडिंग डालेंगे, क्या नाम है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज़ नॉट सेम देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और एक लाइन में और जोड़ लीजिएगा, द नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं। उसी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज सेम देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको मतलब बैलेंसिंग पढ़ाने जा रहे हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है आपके, और बच्चे क्या करते हैं कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा इरिटेटिंग होता है, मतलब मुझे भी बड़ा बेकार लग रहा था जब तक मैं वो जानता था, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हिट अगर गलत हो जाता है तो पूरा ट्रायल वेस्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, एक दूसरा तरीका। थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें यूज़ होगी, तो बहुत प्रो लेवल की नहीं, नॉर्मल लेवल की मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये तरीका जब आप शुरू करेंगे और फिर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो 100% किसी भी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके को बताने जा रहे हैं और फिर देखते हैं कितना सीखा आपने। तो एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मुश्किल वाले लेते हैं शुरू में ही, N2 + H2 एरो NH3। बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ यहीं पर कुछ नंबर्स ही लिखने हैं, कुछ नंबर्स आप यहाँ लिखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। कभी भी केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस करना हो तो कभी भी इसको नहीं चेंज करते हैं, एटॉमिसिटी को, ठीक है। हम मॉलिक्यूलरिटी को ही चेंज करेंगे। ये एक मतलब बहुत वैसा रूल है कि आप इसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमेशा ड्यूरिंग बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन वी need to change only the coefficients of the reactants and products. We need to change only the molecularity of the reactants and the product, and we should not change the atomicity of any atom to the from the reactant side or from the product side, ठीक है ना। हम atomicity को कभी भी नहीं चेंज करेंगे, हम हमेशा चेंज क्यों करेंगे, molecularity को हम यहाँ पर 1 लिख करके बैलेंस करेंगे, 2 लिख करके बैलेंस करेंगे, 3 जो भी मतलब ऐसे नंबर्स को हम लिखेंगे जिससे कि नंबर ऑफ एटम जो है दोनों साइड बैलेंस हो जाए, और वो हमें मतलब यहीं पर ही नंबर लेकर के चेंज करना है। इन नंबर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इन नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत मतलब मज़ेदार चीज़ है ये। अब कैसे इसको सीखा जाए, देखिए तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमको पता है कि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो अभी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही हमें दिख गया कि ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला जो मैं मतलब जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनके ऊपर टर्म्स लिख लीजिए, A B C, जितने इक्वेशन में टर्म्स हों तो उतने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उनके ऊपर लिख लीजिए। अगर आगे होता तो हम DE F G वगैरह जो भी कर लेते हैं, ठीक है। टर्म्स लिख लीजिए। टर्म्स लिखने के बाद क्वालिटी ऑफ एलिमेंट लीजिए कि कितने तरह के एटम्स हैं इसमें, सिंबल लिखना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, फिर दूसरे टर्म में हाइड्रोजन है, फिर तीसरे टर्म में 2 एटम्स है ना, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, या फिर उधर का आपको देखना ही नहीं, आप खाली एक साइड का ही सिर्फ देखिए, मतलब रिएक्टेंट का आप देख लीजिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि जितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में होंगे ये ऑलवेज की बात है कि उतना ही टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स के साइड भी होते हैं, ठीक है। तो एक साइड को देख करके हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स लिखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, ध्यान रहे। ये हो गया एलिमेंट ELEMENT, और ये हो गया यहाँ पर हमको लिखना है इक्वेशंस, EQUATIONS, इक्वेशंस। ध्यान रहे इक्वेशन में हम उतने ही टर्म वाला इक्वेशन लिखेंगे जितने की टर्म वाला केमिकल रिएक्शन होगा,
दिया होगा। अब ये टर्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। तो मान लो कि एग्जाम्पल है x² + 3z = 4y। इस इक्वेशन में कितने टर्म होंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यानी कि सिम्बल्स को छोड़ करके जो भी मतलब वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएबल हो वो चाहे कोफिशिएंट हो, हम उन्हें एक टर्म एज ए सिंगल टर्म काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो 3 टर्म है। उस तरह से इस इक्वेशन में कितने टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, इसलिए हमने 3 इनको अल्फ़ाबेट दिए हैं। तो आप यहाँ पर जो इक्वेशन लिखोगे उसमें भी 3 टर्म आएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। तो देखो पहले टर्म में हमें इक्वेशन लिखना है नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो भी इसकी एटॉमिसिटी है उससे इस सिंबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एटॉमिसिटी इसकी 2 है और हमने सिंबल कौन सा लिखा ए, तो 2a हो जाएगा। ये हो गया पहला टर्म नाइट्रोजन के लिए, ये हो गया पहला टर्म नाइट्रोजन के लिए। फिर से सुन लें कि नाइट्रोजन की जो एटॉमिसिटी है वो लिखेंगे 2, और फिर उसके बाद जो इसका ए होगा, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट हम मतलब ऊपर लिखे होंगे उससे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन हो गया, इक्वेशन का पहला टर्म हो गया, ठीक है। अब पहला टर्म लिखने के बाद प्लस है तो प्लस आप भी मतलब अच्छा एक चीज़ और आपको बताते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका है ना, वो आपको बीच बीच में मतलब रोक करके, क्योंकि आप पूरी एक प्रॉब्लम को शुरू से लेकर के आखिर तक समझ लें, जो भी समझाने वाली चीज़ें होती हैं, और समझने के बाद अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आप देखें। अभी बीच बीच में वो बैकवर्ड फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि एक ही चीज़ को हम कई बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक बार मतलब में आप नहीं सुन पाएगा तो वो मैं सेकेंड टाइम मतलब बोल दूँगा, तो आप इसको थोड़ा सा समझें, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए हमें इक्वेशन लिखना था, तो वो इस पहला टर्म मतलब नाइट्रोजन के लिए हो गया, फिर प्लस है, प्लस लगा दिए। अब दूसरा टर्म लिखना है, तो दूसरे टर्म में क्या नाइट्रोजन है, यहाँ पे दूसरे टर्म में नाइट्रोजन है ही नहीं, क्योंकि हम इक्वेशन नाइट्रोजन के लिए लिख रहे हैं। दूसरे टर्म में नाइट्रोजन इज एब्सेंट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। अब फिर एरो है, तो मैथमेटिक्स हम क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए एरो हम ये लिखेंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अब उस साइड जाएंगे, तो ये तीसरा टर्म है, क्या इसमें नाइट्रोजन है, हाँ है। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1c हो जाएगा, 1c। तो जनरली 1 लिखते नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 शुरू होता है, वहाँ पर 1 ही होगा। तो ये इक्वेशन हो गया नाइट्रोजन के लिए। इसको थोड़ा सा और मतलब सॉल्व कर लेंगे, कैसे हो जाएगा ये 2a, अब ये +0 हट जाएगा, इक्वल आ जाएगा, इक्वल आकर के c आ गया। ये इक्वेशन पहला हो गया, ठीक है ना। किसके लिए इक्वेशन है, नाइट्रोजन के लिए। अब सिमिलर इक्वेशन क्या आप ट्राई करेंगे कि आप हाइड्रोजन के लिए लिखें, हर एक टर्म से आपको वैल्यू उठा करके लिखनी है। और ये बड़ा आसान है ना, कि जितने टर्म यहाँ पर होंगे उतने ही टर्म इसमें भी होंगे। यहाँ पर 3 टर्म है तो 3 टर्म इसमें भी होंगे, 1 2 3, पहले दूसरे टर्म के बीच में प्लस होगा और दूसरे तीसरे टर्म के बीच में इक्वल का साइन होगा। बड़ा आसान है, मतलब मुश्किल नहीं रहता। तो फिर हाइड्रोजन के लिए हमको लिखना, तो पहला टर्म ये वाला, तो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस का साइन लगाएंगे, क्या इसमें हाइड्रोजन है, हाँ इसमें हाइड्रोजन है। तो क्या मतलब उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2, तो 2 और सिंबल कौन सा हमने लगाया, b, तो 2b हो जाएगा यहाँ पर। फिर इक्वल कर देंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे, तीसरे टर्म की तरफ आएंगे, क्या इसमें हाइड्रोजन है, हाँ है। एटॉमिसिटी कितनी है, 3 और फिर c से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3c। ये इसको ये कर देते हैं ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो 0 प्लस तो हट ही जाएगा, तो 2b = 3c। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि a b c 3 टर्म्स हैं इसमें, तो तीनों में से किसी एक को 1 मान लेंगे। तो a को जनरली मैं 1 मान लेता हूँ, आप किसी को भी मान सकते हैं। स्टार मैंने बनाया क्योंकि ये एज्यूम किया हुआ है, स्टार का मतलब वो एज्यूम किया हुआ, वो सॉल्व नहीं किया हमने सिर्फ उसको एज्यूम किया है कि a = 1। आप b को भी 1 मान सकते हैं, c को भी, किसी भी एक को 1 मान करके हमको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें निकालना है पहले वाले इक्वेशन को अगर हम करें यूज़, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम करें यूज़, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे लेते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं ना, पलट सकते हैं। c = 2a हो सकता है ना, तो 2 है यहाँ पे, a की वैल्यू हमने कितना माना, 1 × 1, तो c = कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2। ये देखो c की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू हमने, a की वैल्यू हमने ऑलरेडी मान रखा है 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 2। हमने माना कि a की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब आ जाइए, b बच रहा है ना, a हो गया, c हो गया, तो b बच रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, दूसरे इक्वेशन से 2b = 3c। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, b = 3c/2 लिख सकते हैं ना, 3c, 2 को नीचे ले आइए, 3c/2, ठीक है। तो c की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है, 3c की वैल्यू कहाँ गई, c की वैल्यू 2, तो 3 × 2 / 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यानी कि ये कह रहा है कि b की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, खाली 3 बचा, तो b की वैल्यू 3 हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a, b और c तीनों की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, a की कितनी आई है, 1, ठीक है, b की कितनी आ गई, 3, और c की कितनी आ गई, 2। तो यानी कि हम यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखे थे उसको हटा करके यहाँ पर 1 लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर b था ना, b की वैल्यू कितनी आई है,
3, यहाँ 3 लिख दें, और C यहाँ पे था, C की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये देखो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, और 1 नहीं लिखते हैं जनरली, 1 शुरू तक वहाँ पर 1 ही होगा। तो ये इक्वेशन देखो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर नाइट्रोजन वो भी 2, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिसिटी नाइट्रोजन की 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है 6 है, क्योंकि 2 3 6 हो गया, एटॉमिसिटी इंटू मॉलिक्युलरिटी 6 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 एटॉमिसिटी है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो 3 2 6, यहाँ भी 6 हो गया हाइड्रोजन। तो 2 ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और दोनों बैलेंस हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है मतलब एलिमेंट्स को, एटम्स को बैलेंस करने का। तो अब आपको क्या करना है कि आप इस इक्वेशन को विदाउट कोएफिशिएंट लिखिए और इसी प्रोसेस से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आता है तो फिर से आप नई प्रॉब्लम को नहीं लेंगे, आप इसी प्रॉब्लम को लेंगे, सॉल्व करिए, तब तक करिए जब तक कि आपका आंसर भी A, B और C के लिए 1 3 2 नहीं आ जाता है, ठीक है ना। जब इतना हो जाए तब उसके बाद जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ आप उसके ऊपर मतलब ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है, मैं फिर से एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो है ये, क्या नाम है इसका, मीथेन। ये थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, सॉरी रिएक्शन के फॉर्म में, METHANE, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एरो करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है। अब हमें इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मीथेन का जो फार्मूला हो जाएगा वो होता है CH4, ऑक्सीजन का जो फार्मूला होगा वो O2 होगा, क्योंकि हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, वो सिंबल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो O होता है, लेकिन फार्मूला जो होता है वो O2 होता है। तो CH4 प्लस O2 एरो करके कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो होगा वो CO2 हो जाएगा, और वाटर का जो फार्मूला होगा वो H2O हो जाएगा। अब क्या ये इक्वेशन जो हमने अभी लिखा है, केमिकल रिएक्शन को देख करके जो हमने इक्वेशन लिख दिया, क्या ये बैलेंस है कि नहीं। तो देखा जाए, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, मतलब बैलेंस नहीं है। बाकी के एलिमेंट्स को, बाकी के एटम्स को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन से ही दिख गया कि वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। अब हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला, अगर आप पिछले एग्जाम्पल सीख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम वो लिखते हैं टर्म्स A, B, C और D। बाकी अगर आगे तो मैंने बताया था कि हम और भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 4 ही है तो हम खाली D तक गए। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स लिखते हैं, तो खाली कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 ही एलिमेंट है ना, कार्बन हाइड्रोजन। इन तीनों के अलावा कोई चौथा एलिमेंट तो आपको दिख ही नहीं रहा है। अब हम इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये एलिमेंट था, अब आएगा इक्वेशन। तो C के लिए इक्वेशन लिखना है, C मतलब कार्बन। तो पहले टर्म को देखेंगे, कि उसमें C है, हाँ है, कितना है 1 है, तो 1 का A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली A आ जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे। अगले टर्म को जाएंगे, यहाँ पर C नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर एरो है, एरो करेंगे, इसमें देखेंगे इसमें C है, हाँ है, कितना है 1 है, तो ये 1 का C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली C आ जाएगा, फिर प्लस है, फिर प्लस करेंगे, इसमें C को देखेंगे, C है नहीं है, मान लो तो वहाँ पर 0 हो गया। देखो पहले टर्म में C था इसीलिए A आया, दूसरे टर्म में C नहीं है इसलिए 0 आ गया, तीसरे टर्म में C था इसीलिए तीसरे टर्म का जो इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट था वो आ गया, चौथे टर्म में C नहीं है तो वहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉरी यहाँ पर एरो नहीं लगाएंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं, कि मैथमेटिक्स में हम लिख रहे हैं ना, केमिस्ट्री में एरो लगा करके हम बताते हैं कि ये इज इक्वल टू ये, लेकिन मैथमेटिक्स में हम तो जनरली इक्वल का साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, प्लस जीरो हट जाएगा, 0 मीन्स नथिंग, तो ये A इज इक्वल टू C के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो A है वही C है, यानी कि जो A का कोफिशिएंट होगा वही C का भी कोफिशिएंट होगा। ये इतना बात हमें पता चली। अच्छा, अब हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन पहले वाले टर्म में देखें, हाइड्रोजन है, हाँ है, कितना है 4, तो 4A हो जाएगा इसके लिए, प्लस प्लस आप भी लगाएंगे, फिर आगे आएंगे, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर एरो मतलब इक्वल, आप और आगे बढ़ेंगे, हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, क्या इसमें हाइड्रोजन है, नहीं है, मतलब वो 0 हो गया, प्लस प्लस आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या इसमें हाइड्रोजन है, हाँ है, कितना है 2 है, और सिंबल कौन सा है D, तो 2D हो जाएगा। यानी कि इसको हम अगर ट्रांसफॉर्म कर लें तो 4A इज इक्वल टू 2D हो जाएगा, 4A इज इक्वल टू 2D। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए, पहले टर्म में ऑक्सीजन नहीं है 0, प्लस प्लस ऑक्सीजन है 2B हो जाएगा, एरो इक्वल ऑक्सीजन है 2C हो जाएगा, प्लस प्लस ऑक्सीजन है 1D हो जाएगा, यानी खाली D आ जाएगा। इसको ट्रांसफॉर्म कर लें तो
2b इज इक्वल टू 2c प्लस डी, ये 3 इक्वेशन हो गया। 2b इज इक्वल टू 2c प्लस डी। अब चलें वही पहली बात कि किसी भी एक को 1 मान लें तो हम जनरली a को 1 मान कर चलते हैं 1, और यहाँ पे स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया है, मैंने एक सेपरेट मतलब एक डिजिग्नेशन वो मतलब हमने उसको मार्क कर दिया है कि वो ऐसा ना आप समझे कि हमने उसे कैलकुलेट किया है, हमने सिर्फ एज्यूम किया है कि हाँ a इज इक्वल टू 1 है। तो अगर a इज इक्वल टू 1 है तो c भी तो 1 हो जाएगा क्योंकि a और c बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि c भी 1 ही होगा। देखो दो चीज़ें पता चल गई, a पता चल गया, c पता चल गया। अब क्या पता करना है b, तो b हम कैसे पता करेंगे, b को कौन से इक्वेशन में आ रहा है, तीसरे वाले में। तो तीसरे इक्वेशन से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c, सॉरी अभी तो d निकालना है ना क्योंकि इसमें d आ रहा है, d की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो d हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे d, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2d इज इक्वल टू 4a लिख सकते हैं ना, इसको हमने पलट दिया है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a डिवाइड बाई 2 नीचे आ जाएगा, और a की वैल्यू हमको पता ही है, हमने 1 माना है। तो 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, और ये 2 इसको काट देगा 2 टाइम में, 2 1 2 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो ये भी पता चल गया, a पता चल गया, c पता चल गया, d पता चल गया। अब क्या पता कर लेंगे, अब पता कर लेंगे b। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b इज इक्वल टू 2c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा अब चलो सबकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, हमने 1 कैलकुलेट किया है, 1 प्लस प्लस डी की वैल्यू अभी हमने निकाला है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा डिवाइड बाई ये 2 है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 2 1 2 प्लस 2 4 बाई 2, तो 2 आ जाएगा आंसर बी की वैल्यू, ये आ गया। यानी कि अब फिर से सबको साथ में लिख लीजिए, ए बी सी डी। ए की वैल्यू 1 माना था तो उसी हिसाब से सी की वैल्यू 1 आ गई थी क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ये कह रहा था कि ए और सी दोनों बराबर है। अब जो बी है, बी यहाँ हमने कैलकुलेट किया 2 आ गया, और जो डी है वो भी 2 आ गया। तो यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर इन सबको हटा करके उनकी जो रियल कोएफिशिएंट्स हैं उनको पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 तो लिखते नहीं है, बी की वैल्यू 2, यहाँ 2 और 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 ही रहेगा और डी की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो देखो 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 2 टू द 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 2 दूना 4 थे, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये 1 है तो इसका 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो 4 ऑक्सीजन वहाँ भी हो रहे हैं। उस केस में जो ये इक्वेशन होगा वो बैलेंस हो गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम इसका देंगे, एक और एग्जाम्पल बस देंगे। तो एक एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा अप्लाई करते रहिए, मतलब इस मेथड को, बहुत ही अच्छा मेथड है और मतलब कंप्लीट रिजल्ट देने वाला है कि एक बार जब सॉल्व करेंगे तो फिर मतलब पूरी तरह से सही रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एक एग्जांपल फटाफट आपको बता देते हैं, और वो एग्जांपल ये वाला है, क्या नाम है इसका, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये देखो बैलेंस लग रहा है देखने में ही, क्योंकि Fe यहाँ पर 1 ही है लेकिन यहाँ पर Fe3 है, वो मतलब इम्बैलेंसिंग हो गई ना, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम ए बी, अब आप लोग समझ गए हैं, तो थोड़ा सा इसको मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि 3 रिएक्शन के ऊपर अगर आप अप्लाई कर लोगे मेथड, और अगर आप मतलब अपने से कर ले रहे हो सिर्फ इन्हीं 3 रिएक्शन के लिए, तो बाकी रिएक्शंस के लिए भी आप कर लोगे। तो 3 मैंने इसलिए सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि इसमें सभी तरह के मतलब जो भी चीज़ आप फेस कर सकते हो ना, वो चीज़ इसमें आ जाए। तो क्योंकि जब आप नई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो फिर इन्हीं को ही मतलब ध्यान रखते हुए एज एन एग्जाम्पल आप उनको भी सॉल्व कर सको। तो बहरहाल देखते हैं ABCD। चलो अब एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, Fe है, फिर हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। इन तीनों के अलावा कोई और एलिमेंट तो है नहीं ना इसमें। Fe के लिए इक्वेशन लिखना है, तो 1A पहले टर्म के लिए खाली A हो जाएगा, प्लस है प्लस, इसमें Fe है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, एरो की जगह बराबर कर दीजिए। इसमें Fe है 3C हो जाएगा। तो देख करके ही आप जब आप इतना फ्रेंडली हो जाएगा तो सिर्फ देख करके ही आप फटाफट उसको लिखना शुरू कर दोगे। तो लेकिन आएगा आपको काफ़ी प्रैक्टिस मतलब करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि Fe का टर्म 3 ऊपर टर्म C लिखा हुआ है तो 3C हो गया, प्लस है प्लस, चौथे टर्म में Fe है ही नहीं मतलब 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 3C, यही हो जाएगा ना, A इज इक्वल टू 3C, ऑप्शन 1 हो गया। हाइड्रोजन के लिए पहले टर्म में हाइड्रोजन है ही नहीं 0, प्लस प्लस, दूसरे में हाइड्रोजन है तो 2B हो जाएगा, फिर बराबर करके इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस प्लस हाइड्रोजन है इसमें 2D हो जाएगा, 2D, फिर एरो कर लेंगे
तो 2b इज इक्वल टू 2d हो जाएगा ना, 2b इज इक्वल टू 2d। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, b इज इक्वल टू डी, मतलब कि जो b है भाई d है भाई, दोनों बात बराबर ही हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए अब लिखते हैं। ऑक्सीजन पहले टर्म में नहीं है तो 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस आप भी लगाइए। दूसरे टर्म में ऑक्सीजन है, हाँ है, 1 है, 1b हो जाएगा, खाली b लिख देंगे। एरो है, बराबर का साइन लगाएंगे। Fe3 ऑक्सीजन है, हाँ है, कितना है 4 है तो 4c हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगाइए। इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, यानी कि b इज इक्वल टू 4c, b इज इक्वल टू 4c। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब फिर से वही बात, जब तीनों क्वेश्चन मतलब हमने कर लिए सॉल्व, अभी सॉल्व नहीं किया ना, तीनों इक्वेशन जब बन गए फाइनल इक्वेशन, तो हम a की वैल्यू को 1 मान लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मैंने स्टार बनाया है, इसका मतलब कि मैंने उसे माना है, वो 1 है नहीं एक्चुअल में, पता नहीं कितना हो सकता है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप a b c d किसी को भी 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब बेहतर तरीका वो होता है कि तीनों इक्वेशन को देखिए, जो टर्म ज़्यादा बार आ रहा है ना उसे 1 मान लीजिए तो ज़्यादा आसानी होती है। मान लो a इसमें आया, a इसमें नहीं है, a इसमें नहीं है, तो a को 1 मानने में ज़्यादा फायदा नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हमने माना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेथड मतलब मैं a को ही मतलब 1 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ जाएगी कि जो टर्म ज़्यादा आ रहा है उसे 1 मान लो। इसे मान लो c इसमें है, c इसमें नहीं है, c इसमें भी है, तो c को 1 मानेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। या फिर b दोनों में आ रहा है तो b को भी अगर आप 1 मान लेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, आप किसी और टर्म को 1 मान लीजिए, हमने a को 1 माना है, ठीक है ना। तो a अगर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखते हैं तो इस 1 को हम फ्लिप करके अगर लिख दें 3c इज इक्वल टू a, यानी कि c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/3, यानी कि c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी 1/3। ये देखो c की वैल्यू निकल गई। अब ये फ्रैक्शन में हम उसे बाद में देखेंगे, a की वैल्यू हमने 1 मान लिया था, c की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें किसको देखते हैं, जब c की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू निकल जाएगी ना इससे। इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं, वो कोई ऑर्डर नहीं है कि आप ऑर्डर में फॉलो करो, आपको जिस इक्वेशन से भी जैसी वैल्यू आपको मिल जाए आप उसे मतलब यूज़ कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, b इज इक्वल टू क्या है 4c, तो 4 तो है ही है, और c की वैल्यू हमने अभी कितना कैलकुलेट किया 1/3, यानी कि b की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 × 1 4 ही हो जाएगा /3, 4/3। देखो b की वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। अब क्या बचा है, a हो गया, c हो गया, b, d बच रहा है। तो d क्या है, इक्वेशन नंबर 2 ये कहता है कि इक्वेशन नंबर 2 से जो b है वही d है, यानी कि जो d है वो भी 4/3 तो होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जो b है वही d है, तो अगर b 4/3 है तो d भी 4/3 होगा। अब यहाँ पर वही वाला काम करेंगे कि सबको लाइन से लिख लेंगे ना, मतलब a b c और d। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 4/3, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है 1/3, और फिर d की वैल्यू कितनी है 4/3। ये सबकी वैल्यूज को हमने अलग लिख दिया। अब ये देखो होल नंबर में फ्रैक्शन में आ गया, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं ना, मतलब लिख तो सकते हैं लेकिन क्योंकि जो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट वगैरह देते हैं ना वो होल नंबर में देते हैं, तो फ्रैक्शन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है कि मतलब एलसीएम वगैरह लेते हैं जब फ्रैक्शन को नॉर्मलाइज करना होता है तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और आसान तरीके बता दूँ कि फ्रैक्शन में जब भी आता है तो आप इसको जस्ट डबल कर लें, अगर डबल में भी होल नंबर नहीं होता है तो ट्रिपल कर लें, ठीक है। फिर या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको डबल करते हैं। तो डबल करेंगे तो ये 1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी टर्म्स को जस्ट डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 हो गया, इसको जब डबल करेंगे तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8/3 हो गया। अब देखो डबल करने के बाद भी ये कट नहीं रहा है ना, तो हम डबल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो ऐसा करना है ना कि मतलब जिससे वो कट जाए और फिर हमें नॉर्मल होल नंबर मिल जाए। तो हम ट्रिपल करते हैं अब, क्योंकि डबल करने के बाद ये 8 हो गया था 8/3, तो वो भी कहाँ सॉल्व हो पा रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो हम इसे ट्रिपल करेंगे। तो 1 है, 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई का मतलब कि इसी में ही मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर वाले में न्यूमरेटर में, तो 3 4 12 हो जाएगा। इसके जगह पर क्या हो जाएगा 12/3। वैसे को सॉल्व हो सकता है 3 4 12, यहाँ पर 4 आ सकता है, इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर ही 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 3 3 और डिवाइड/3 है ही ऑलरेडी, देखो ये भी सॉल्व हो गया, 1 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 12 और नीचे क्या आ जाएगा 3 है ही ऑलरेडी, यानी कि जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो 3 जो है वो 3 ही रहेगा। 12/3 वो सॉल्व करके 4 आ जाएगा,
3/3 सॉल्व करके 1 आ जाएगा और 12/3 सॉल्व करके 4 आ जाएगा, यानी कि जो आंसर आ गया आपका 3414। 3414। इसको बैलेंस करके देख लीजिए, 3F यहाँ भी है, 3F यहाँ भी है, 2 4 द 8 हाइड्रोजन है, तो 2 4 द 8 हाइड्रोजन यहाँ भी है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 4 द 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 1 द 4 है, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके थे केमिकल इक्वेशन को मतलब बैलेंस करने के, और हमें ये थोड़ा सा मैंने लेंदी बताया है, नो डाउट, मैंने जानबूझ के बताया। मैं चाहता तो आपसे कैसे सकता है कि इन इक्वेशन को अगर नॉर्मलाइज करना हो तो आप 3 3 3 जो डिनोमिनेटर है उनका मतलब LCM ले लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि ऑलरेडी 3 ही हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ बच्चों को LCM वगैरह लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने इस मेथड को बताया, ठीक है। कि आप डबल करके देखेंगे, ट्रिपल करके देखेंगे, फिर 4 टाइम करके देखेंगे, 5 टाइम करके देखेंगे, इस तरह से। तो रिएक्शन बैलेंसिंग तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना अच्छा सीखे हो, क्योंकि 3 ही रिएक्शन मैंने बताया है, लेकिन 3 रिएक्शन में 3 मेथड्स मैंने बता दिए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है रिएक्शन बैलेंसिंग सीखने के लिए, सिर्फ इन्हीं तीनों रिएक्शन को आप लिखिए और जो मेथड मैंने बताया है इन मेथड को फॉलो करिए। एक बार जब इक्वेशन बन जाएगा तो इक्वेशन को तो सॉल्व ही तो करना है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आपकी इसमें मतलब इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। कि मतलब किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को कैसे मतलब सॉल्व करते हैं, एक को मतलब मान करके, फिक्स मान करके। जनरली मैं एक को 1 मान लेता हूँ, आप किसी को भी 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये काम करना है कि आप नोट्स बना लिए होंगे प्रॉपर, होपफुली। तो जो पहला रिएक्शन मैंने बताया था उसको लिख करके उसको इस तरह से सॉल्व करिए, और तब तक करिए जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो वहाँ पर पहले देखो, एक बार जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ पूरे बोर्ड के ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस पूरे को लिख सकते हो, तो बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको मतलब पॉज करके इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसे फिर बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तीनों रिएक्शन के लिए इस तरह करिए। तो जब इन 3 रिएक्शन के ऊपर कमांडिंग हो जाए तो आपके पास बहुत सारे इम्बैलेंस्ड रिएक्शन पड़े हुए आपके बुक्स में होंगे, ठीक है ना। तो आप उनको भी मतलब धीरे धीरे सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जो 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और कुछ ऑक्सीडेशन फिनोमेना है, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।